वेलकम टू प्रेपकास्ट, अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉडकास्ट। और इस पॉडकास्ट की सीरीज़ में हमने अभी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत की थी। इस सीरीज़ का मुख्य ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री, जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करती है, उसकी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है। और उसके लिए हम कवर कर रहे हैं एनसीईआरटीज़ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की। फिर कुछ रेफरेंस बुक्स भी हैं जो कि हम कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो होगा डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। पिछले सेशन को अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना, उसमें हमने लेटर मुगल्स की बात की थी। और आज के सेशन का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो होगा डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। पिछले सेशन को अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखना, उसमें हमने लेटर मुगल्स की बात की। आज हम देखेंगे कि कैसे ये लेटर मुगल्स धीरे धीरे करके मुग़ल सल्तनत को पूरे तरीके से ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, ड्यू टू बीइंग वीक एंड इनकेपेबल रूलर्स, मुग़ल सल्तनत बेसिकली ख़त्म हो जाती है। और ये हम बेसिकली ट्रांजिशन कर रहे हैं फ्रॉम मिडीवल इंडिया टूवर्ड्स मॉडर्न इंडिया। और वहाँ पर लेटर मुगल्स को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि तभी हमें समझ आएगा कि किस प्रकार से मिडीवल इंडिया ख़त्म हो रहा है और मॉडर्न इंडिया स्टार्ट हो रहा है। कैसे इनके लेटर मुगल्स के डिक्लाइन की वजह से ग्रेजुअली यूरोपियन पावर्स को एक जगह मिलेगी, एक स्पेस मिलेगी। जो पावर वैक्यूम क्रिएट होता है ना, तो किसी ना किसी पावर को एक स्पेस, एक जगह मिलती है जिस पे वो एंटर हो जाते हैं और पावर ट्रांजिशन हो जाती है। ठीक है, तो तभी हम समझ पाएंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स और यूरोपियंस हमारे इंडिया में आए और उन्होंने फिर एक नया चैप्टर हमारे हिस्ट्री का स्टार्ट किया। और क्योंकि ये माना जाता है कि यूरोपियंस के साथ ही मॉडर्निटी इंडिया में आई, इसलिए यूरोपियंस के आने के बाद इंडिया में मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो जाती है। तो पिछले सेशन में हमने ये समझा था, ये देखा था, हम ट्रांजिशन को देख रहे थे। ट्रांजिशन में पर्टिकुलरली हमने लेटर मुगल्स के ऊपर फोकस किया। इन लेटर मुगल्स को पढ़ते वक्त हमने इनकी क्रोनोलॉजी पे ध्यान दिया, किसी भी मेजर डेवलपमेंट्स जो भी हुए थे उन पे ध्यान दिया। फिर हमने कुछ टैक्स में चेंजेस, कुछ नए प्रैक्टिसेस, इमर्जेंस ऑफ सर्टेन नोबल्स, हमने उस पे भी ध्यान दिया। मर्डर्स जो हुए थे उन पे भी हमने फोकस किया था। और फिर इम्पोर्टेंट किंग्स एंड ऑफिस होल्डर्स पे हमने डिस्कशन किया था। एंड पर्टिकुलरली जो लेटर मुगल्स थे, बहादुर शाह, जहेंद्र शाह, फ़ारुख सियार, रफ़ी-उद-दरजात, रफ़ी-उज़-दौला, मोहम्मद शाह रंगीला पर्टिकुलरली। तो इन सभी लेटर मुगल्स को हमने पिछले सेशन में कवर किया था। तो आई होप कि आपको पिछले सेशन की जो पूरी स्टोरी लाइन थी, जो क्रोनोलॉजी थी, लेटर मुगल्स का जो ट्रांसिशन था, आई रियली होप कि आपको वो याद हो। चलिए आज के सेशन पे आते हैं और आज हमने क्या कवर करना है उसको फटाफट एक बार उसका ओवरव्यू लेते हैं। तो आज हमें डिसइंटीग्रेशन की बात करनी है। डिसइंटीग्रेशन में एक बहुत मेजर फैक्टर था जो फॉरेन इन्वेजन्स का था। लेटर मुगल्स के समय पर 2 फॉरेन इन्वेजन्स, ठीक है? एक्चुअली 2 फॉरेन इन्वेजन्स नहीं, 2 फॉरेन इन्वेडर्स ने मल्टीपल इन्वेजन्स किए, जिसके चलते जो मुगल ग्लोरी थी वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई थी। और जो किसी समय पर एक बहुत विशाल, बहुत बड़ा ऑल इंडिया एम्पायर एग्जिस्ट किया करता था, एटलीस्ट अप टू 1707, जब तक औरंगज़ेब की मृत्यु नहीं हुई थी, तब तक ऑल इंडिया एम्पायर एक जो है वो एग्जिस्ट करता था। और ये एम्पायर अब पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो जाएगा इन इन्वेजन्स की वजह से। तो आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले इन्वेडर हैं हमारे नादिर शाह। तो नादिर शाह की इन्वेजन को हम पढ़ेंगे। इसको समझने के लिए और इनके इम्पैक्ट को जानने के लिए हम देखेंगे कि नादिर शाह का जो राइज है वो कैसे हुआ। तो बेसिकली नादिर शाह एक पर्शियन एम्परर थे। ये पर्शिया से आए थे इंडिया में अटैक करने के लिए।
किन रीज़न से आए थे, और पर्शिया में हाउ डिड ही रीच टू द पोजीशन ऑफ एम्परर। तो पर्शिया की क्या सिचुएशन थी, उस पे थोड़ी सी नज़र दौड़ाएंगे। पर्शिया की सिचुएशन पे शायद डायरेक्टली सवाल ना आए, बट हमारे बैक ऑफ माइंड में ये स्टोरी कंप्लीटली क्लियर होनी चाहिए। सेकेंडली, इसमें जो इम्पोर्टेंट और डिसाइसिव बैटल्स रही हैं जिन्होंने मुग़ल सल्तनत को पूरे तरीके से क्रश किया, उसको देखेंगे। तो इसमें बैटल ऑफ करनाल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बैटल, जो कि 1739 में हुई थी। इसको हम डीपली पढ़ेंगे। और इनकी इन्वेजन, जो नादिर शाह की इन्वेजन थी, उसका इम्पैक्ट क्या था, हम वो देखेंगे। इसके बाद इनके जो सक्सेसर थे अहमद शाह, इनका जो इन्वेजन था अ, उसको देखेंगे। तो अहमद शाह अब्दाली जो हैं वो दुरानी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, और इन्होंने जो इन्वेड किया, मल्टीपल इन्वेजन्स किए, और इनकी इन्वेजन में सबसे नटोरियस और मोस्ट डिसाइसिव इन्वेजन वाज एट द टाइम ऑफ जो इनका फोर्थ इन्वेजन था, विच वाज ड्यूरिंग थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, तो इसी दौरान थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई, और इसने मुगल्स के साथ साथ, अलोंग विद मुगल्स, इवन जो मराठास, जो बहुत फॉर्मिडेबल पावर बन चुकी थी बाय द टाइम लेटर मुगल्स वर देयर, एक्चुअल पावर, डी फैक्टो पावर मराठास के पास आ गई थी। तो मुगल्स बेसिकली ट्रिब्यूटरी स्टेट की तरह एक्ट कर रहे थे एट द टाइम व्हेन अहमद शाह अब्दाली इन्वेडेड। बट थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठास को एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा, एंड दिस पर्टिकुलर किंग exposed the weakness of India to foreign powers। तो जो ट्रेडर्स थे उनको दिख गया कि भारत की स्थिति सही नहीं है, आपस में लड़ते रहते हैं, आपस में लड़के ये कमज़ोर हो चुके हैं, एक पावर वैक्यूम है यहाँ पर, और हम अगर ये पॉलिटिकल पावर गेन कर लेते हैं तो इनको कॉमर्शियली और भी ज़्यादा हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर ब्रिटिश, फ्रेंच एंड मैनी अदर यूरोपियन पावर्स, दे कुड सी कि यहाँ पर एक वैक्यूम, पावर वैक्यूम डेवलप हो चुका है, और हम इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो कुछ लेटर मुगल्स, जो रिमेनिंग लेटर मुगल्स थे, उनको बहुत ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे आज ही के सेशन में। क्रोनोलॉजी और थोड़े बहुत इवेंट्स जो इनके समय पर हुए थे, उनको कवर करना ज़रूरी है। And then we will understand the some very important perspective of very popular historians। हिस्टोग्राफी जो रिलेट करती है डिक्लाइन ऑफ मुगल से, हम उसके बारे में बात करेंगे। ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट व्हेन वी विल बी कवरिंग, तो आपके जो किसी भी एग्ज़ाम के मेंस की आंसर राइटिंग होती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो है ब्राउनी पॉइंट्स आपको मिलेंगे कि हिस्ट्री के आंसर, जीएस हिस्ट्री के आंसर्स जब आप लिखेंगे तो हिस्टोरियंस के पर्सपेक्टिव से अगर आप डिक्लाइन ऑफ मुगल्स को समझेंगे, and when you will be writing those points in your answers, in that case obviously there will be a value addition to your answer। Having said that, let's begin। तो पिछले सेशन में हमने देखा था, आई होप कि पिछले सेशन का बैकड्रॉप आपको याद है और आपने रिवाइज किया है। तो जस्ट फॉर द पॉइंट ऑफ रिविजन, सैयद ब्रदर्स किंग मेकर्स की तरह आए। इन्होंने फ़रुख सियार के साथ कॉन्स्पिरेसी की और जहेंद्र शाह को मरवाया 1713 में। फिर फ़रुख सियार के साथ भी इन्होंने इनकी पावर स्ट्रगल हुई, और इन्होंने उनको भी डिपोज करके मार दिया 1719 में। इसके बाद इन्होंने रफ़ी उद दरजात और रफ़ी उस दौला, जो कि शाहजहाँ टू भी कहा जाता है, इनको क्विक सक्सेशन में इंस्टॉल किया। रफ़ी उद दरजात दारू पीने की वजह से इनका पेट खराब रहा और मारे गए, नेचुरल डेथ थी। और रफ़ी उस दौला, इनको ट्यूबरक्लोसिस हो गई थी। इसके बाद इन्होंने मोहम्मद शाह रंगीला को बिठा दिया। रंगीला रंगीन मिजाज का व्यक्ति था, और सैयद ब्रदर्स इनकी एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी ज़्यादा इंट्रूजन करते थे। तो कॉन्सिक्वेंटली मोहम्मद शाह ने
दो नोबल्स को सपोर्ट किया। वो थे निज़ाम उल मुल्क और मोहम्मद आमीन खान। इनको मोहम्मद शाह रंगीला ने सपोर्ट किया और इन्हीं की मदद से इन्होंने सैयद ब्रदर्स को फाइनली हटा दिया, किल करवा दिया 1722 में। तो जब ये सैयद ब्रदर्स का असासिनेशन हो गया, जब ये मर गए, तो इनकी पोजीशन खाली हो गई। इसके बाद निज़ामुल मुल्क वज़ीर बने, बट मोहम्मद शाह की तरफ से उनको इतना सपोर्ट नहीं मिला जिससे जिससे कि वो मुग़ल एम्पायर को रिवाइव कर सकें। कॉन्सिक्वेंटली इन्होंने 1724 में अपने पोजीशन को छोड़ दिया, दक्खन में गए, हैदराबाद में गए, वहाँ नया स्टेट इन्होंने इस्टेब्लिश किया और ये एक एग्ज़ाम्पल सेट हो गया बाकी प्रोविंसेस के लिए भी, ज़मींदारों के लिए, कि सेंट्रल अथॉरिटी का इतना भी कंट्रोल नहीं कि वो अपने वज़ीर को रोक सकें, वज़ीर को अपने पास रख सकें। उनका वज़ीर नाराज़ होके चला गया और हैदराबाद में एक नई सल्तनत उन्होंने स्टार्ट कर दी। ठीक है? तो कॉन्सिक्वेंटली बहुत सारे इंडिपेंडेंट किंगडम्स, रिबेलियस किंगडम्स और ऑटोनमस किंगडम्स ये इमर्ज होना शुरू हो जाते हैं। तो मुगल्स की प्रेस्टीज पूरी तरह ख़त्म। एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी जो किसी समय पर हुआ करती थी, अब वो पूरी तरीके से प्रत्यक्ष रूप से नज़र आ रहा है कि ये भी नहीं बची। ये सारी चीज़ें मुग़ल एम्पायर के अंदर हो रही हैं। जब भी कहते हैं ना, दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि अपने घर में कभी आपस में भी लड़ रहे हो तो धीरे-धीरे लड़ा करो ताकि पड़ोसियों को पता ना चले। लेकिन यहाँ पर कौन है पड़ोसी? पर्शियन एम्पायर। तो पर्शियन एम्पायर में मौजूद नादिर शाह, उनको ये सिचुएशन नज़र आ रही है, उन्हें ये दिख रहा है कि मेरे बगल में एक सोने की चिड़िया है जिसका वज़ीर खफा होके दक्कन चला गया, हैदराबाद एक नई सल्तनत को डेवलप करने, और बाकियों ने भी अपनी अपनी सल्तनत बना ली। तो क्लियरली नज़र आ रहा था कि माई पैसेज इज़ क्लियर टू इन्वेड, राइट? तो नादिर शाह डिसाइड करेगा कि इस सिचुएशन का फ़ायदा लेकर लेट अस प्लंडर इंडिया, लेट अस प्लंडर द वेल्थ ऑफ इंडिया। तो अब हम देखेंगे कि नादिर शाह की जो राइज़ है पर्शिया में, वो किस तरह से होती है, उनकी इमर्जेंस पर्शिया में कैसे होती है, और फिर पर्शिया से जीतने के बाद, पर्शिया को एक तरह से अपने आप को किंग की तरह से इस्टेब्लिश करने के बाद, वो इंडिया की तरफ कैसे अप्रोच करते हैं। तो बात है 18th सेंचुरी की, ठीक है, अर्ली 18th सेंचुरी, 1720s की बेसिकली ये बात है। पर्शिया में सफ़ाविद डायनेस्टी थी उस समय। सफ़ाविद डायनेस्टी का राज चल रहा था और सफ़ाविद डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था शाह इस्माइल ने। बहुत सारे उनके सक्सेसर्स थे, डिटेल में हमें नहीं जाना है, ठीक है, पर्शियन हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ईरान की हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ नादिर शाह की जो राइज़ है पर्शिया में, हमें वो समझना है। तो वैसे भी ये जो कहानी है, इसको कोशिश करना कि इसको बैक ऑफ माइंड में ही रखना है, इसे इस पे एज सच कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट ये एक फाउंडेशन हमारा प्रिपेयर करेगा जो हम डिक्लाइन ऑफ मुगल्स को लेके डिस्कस करेंगे। तो सफ़ाविद डायनेस्टी पता होनी चाहिए और इस्माइल शाह जो है वो पता होनी चाहिए। उनके कई सारे सक्सेसर्स हुए। 1720s में पहले इनके एक सक्सेसर आए जिनका नाम था सुल्तान हुसैन, और उनके बाद फिर शाह कमास। अब ये दोनों सक्सेसर्स के टाइम पर क्या हुआ कि पर्शिया में सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गई। 1722 के बाद शाह थॉमस टू इन्होंने राज किया और इसके पहले सुल्तान हुसैन ने राज किया। पर्शियन एम्पायर में क्या हो रहा है कि ईस्ट की तरफ, पर्शियन एम्पायर के ईस्ट की तरफ गलजाई ट्राइब मौजूद है। तो ये कंधार को कैप्चर करने पहुँचे। तो यहाँ की भी सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो वीक है, तो गलजाई ट्राइब जो है वो कंधार को कैप्चर करने पहुँचते हैं। इसके बाद इनके शिरवान के एरिया में लगभग थोड़ा सा नॉर्थ
तेहरान के थोड़े से ईस्ट में ये मौजूद है। शिवरान आज भी ईरान का ही एक ईस्टर्न के साइड पे लाई करता है एक स्टेट। तो शिरवान में रिलीजियस परसिक्यूशन स्टार्ट होनी हो जाती है। कट्टरपंथ शिया मुस्लिम्स सुन्नी मुस्लिम्स की रिलीजियस परसिक्यूशन शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ शिरवान में भी एक विद्रोह उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। तो कंधार में प्रॉब्लम, शिरवान में प्रॉब्लम, इसी के साथ-साथ गलज़ाई ट्राइब जब कंधार को कैप्चर कर लेती है, उसके बाद जब वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो यहाँ के जो सरदार हैं, महमूद, ये पर्शिया की कैपिटल पे अटैक करते हैं, ठीक है? उस समय इनकी कैपिटल थी इस्फ़हान। तो 1721 में जो सरदार थे महमूद, ये कैप्चर करते हैं और पर्शिया इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिफेंस नहीं दे पाता और कॉन्सिक्वेंटली अलग अलग रीजन्स ऑफ पर्शिया ये गलज़ाई ट्राइब कैप्चर कर लेते हैं। तो पर्शिया एक तरीके से कमज़ोर बन जाता है और इनके राजा को, इनके एम्परर को रिफ्यूज़ लेनी पड़ती है, रिफ्यूज़ दर दर भटकना पड़ता है, रिफ्यूज़ लेनी पड़ती है। इसी के साथ-साथ जब पर्शिया में प्रॉब्लम चल रही है, तो इनके जो नॉर्दर्न नेबरर हैं, जो रशिया है, उनको ये सिचुएशन दिख रही है। तो रशिया क्या करता है कि पीटर द ग्रेट, ये इनके इस वक़्त राजा हैं, पीटर द ग्रेट। तो पीटर द ग्रेट ये अपनी इन्वेजन पर्शिया में शुरू कर देते हैं 1722 में। और बहुत सारे नॉर्दर्न प्रोविंसेस जो पर्शिया के होते हैं, कैस्पियन सी के इर्द-गिर्द, ये उनको कैप्चर करना शुरू कर देते हैं, इंक्लूडिंग द इम्पोर्टेंट टाउन ऑफ बाकू, ठीक है? तो रशिया ने भी कैप्चर कर लिया। वेस्ट में ऑटोमन टर्क हैं, ऑटोमन टर्क के सभी इसका स्लाइस ले रहे हैं। इतनी मतलब सुंदर पेस्ट्री का स्लाइस लिया जा रहा है, तो मैं क्यों पीछे रहूं? तो ऑटोमन टर्क्स ये भी डिसाइड करते हैं कि हम भी इन्वेड करते हैं वेस्टर्न पार्ट पर्शिया का। तो अगले ही साल 1722 में रशिया का इन्वेजन होता है और 1723 में टर्किश इन्वेजन होता है, जहाँ पे ऑटोमन टर्क्स ने डिक्लेयर कर दिया कि वेस्ट साइड जो है पर्शिया का, वो कैप्चर करना स्टार्ट कर देते हैं। 1724 में क्या होता है कि रशिया ऑटोमन टर्क से कहते हैं कि यार, वॉर में ना हमारा भी बड़ा नुकसान हो रहा है, हमारे भी रिसोर्सेज काफ़ी ड्रेन हो रहे हैं, तो एक काम करते हैं, आपस में ट्रीटी, एक संधि साइन कर लेते हैं। ऑटोमन टर्क्स ने कहा चलो ठीक है, आ जाओ हमारी कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल में आ जाओ, वहाँ पर बैठ के चर्चा करते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो वहाँ पे फैसला हुआ, वहाँ पे फैसला किया गया कि ज़्यादातर नॉर्दर्न स्टेट्स रशिया के साथ जो टच हो रहे हैं, नॉर्दर्न पोर्शन जो स्टेट्स हैं, वो रशिया ले जाता है और जो वेस्टर्न पार्ट है पर्शिया का, ये टर्की को दे दिया जाए, ठीक है? तो इन्होंने आपस में जो इनकी कॉन्कर्ड टेरिटरीज थी, उसको इन्होंने आपस में डिवाइड कर दिया। इस एपिसोड को एक कहानी की तरह ही सुनना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत हमें नहीं है, अगर हम किसी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इस सीरीज़ को सुन रहे हैं। तो ये सिर्फ फाउंडेशन ले करने के लिए है। यहाँ पे हमारा मकसद पर्शियन हिस्ट्री पढ़ना नहीं है, बट देन हमें ब्रीफली पता होना चाहिए ताकि हम नादिर शाह के बारे में थोड़ा-सा समझ सकें। अब इस पूरी सिचुएशन में नादिर शाह ये मिलिट्री बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं और इनको बेसिकली नज़र आ रहा है कि ये क्या चीज़ें चल रही हैं, एंड कहते हैं ना कि जब टफ सर्कमस्टांसेस आती हैं, तो वही सर्कमस्टांसेस एक्चुअली लीडर को बनाते नहीं, उसको रिवील करती हैं, ठीक है? तो लीडरशिप क्वालिटीज़ इंसान लेके पैदा होता है और डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में उसको उसकी उस क्वालिटीज़ को मौका देती है कि वो सबके सामने आ सके। तो यहाँ पर नादिर शाह साम दाम दंड भेद करके अपनी पोजीशन को थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग करते हैं। एक डिसेंटली स्ट्रॉन्ग पोजीशन होने के बाद अब वो डिसाइड करते हैं कि मैं पर्शिया का सुल्तान बनूँगा, ठीक है? और उसके लिए अब जो दूसरी पावर है, यहाँ पे पर्शिया को कॉन्कर करके बैठी है, उनको हटाना इनका अब मुख्य उद्देश्य, इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव
बन जाता है। चलिए, तो 1729 में हेरात को, जो अब्दाली ट्राइब्स ने बेसिकली हेरात में मौजूद होते हैं, तो अब्दाली ट्राइब से हेरात, अ, ये भी आज के डेट के अफ़गानिस्तान के पास है, अफ़गानिस्तान में है एक्चुअली। तो उसको अब्दालीज़ जो हैं वो कैप्चर कर लेते हैं। इसके बाद गलज़ाइज़ को एक्सपेल कर देते हैं इस्फ़हान से, व्हिच वाज़ द कैपिटल ऑफ पर्शिया देन, और अदर पार्ट्स ऑफ पर्शिया, दैट इज़ सदर्न एंड सेंट्रल पर्शिया, इस यहाँ से भी गलज़ाइज़ को जो है एक्सपेल कर दिया जाता है। इसके बाद टर्की के खिलाफ ये जंग छेड़ते हैं, ये मतलब नादिर शाह, हम नादिर शाह की बात कर रहे हैं। तो नादिर शाह पहले अब्दाली से ये हेरात को जीतते हैं, इसके बाद गलज़ाई ट्राइब को ये इस्फ़हान से, जो कैपिटल सिटी है पर्शिया की उस समय, वहाँ से ये एक्सपेल करते हैं, निकाल देते हैं उस ट्राइब को, एंड ऑल्सो फ्रॉम सेंट्रल एंड सदर्न पर्शिया। इसके बाद ये एक वॉर वेज करते हैं अगेंस्ट टर्की, और जंग में टर्की ऑटोमन टर्क्स को सेटबैक लगते हैं, और एक फैसला किया जाता है कि जितनी टेरिटरी आपने कॉन्कर की है, इज्जत के साथ वापस कर दो, ठीक है, और आपको बख्श दिया जाएगा, राइट। सो फिर इन 1735 ये एक रशिया के साथ एक संधि की जाती है, ट्रीटी साइन करते हैं, जहाँ पे उनको कन्विंस किया जाता है, परसुएट किया जाता है कि आपने भी जो टेरिटरी ली है वो भी आप वापस कर दें। कॉन्सिक्वेंटली 1736 में, अब जो आपको बताया गया था कि अप टू 1722 सुल्तान हुसैन का राज था, उसके बाद शाह तमस 1722 से लेके 1732 तक था। 1732 के बाद अब अब्बास द थर्ड, ये पर्शियन के नॉमिनल हेड थे, एक पावर इनके पास कुछ नहीं थी, बट क्योंकि सफाविद डायनेस्टी एक चल रही थी पर्शिया में, इसलिए ये उसके एक नॉमिनल हेड थे, अब्बास द सेकेंड। तो जब नादिर शाह सभी फॉरेन पावर्स से पर्शिया को एक्वायर कर लेता है, रीगेन कर लेता है, तो 1736 में अब्बास द सेकेंड के पास जाते हैं और कहते हैं आपका काम ख़त्म, और ये प्रोक्लेम करते हैं खुद को एज द एम्परर, एंड ही डिपोजेस अब्बास द सेकेंड। सो ही सेज कि लेट गो ऑफ द एम्पायर। तो अब 1736 में नादिर शाह की पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई। तो अब नादिर शाह की पोजीशन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हुई, और इन्होंने कहा कि एक बहुत ख़राब स्थिति में मौजूद पर्शिया को मैंने रीगेन कर लिया है, और पावर जिनके साथ लड़े वो भी छोटी मोटी पावर्स नहीं थी, ऑटोमन टर्क्स एक तरफ रशिया। इन्होंने कहा कि क्यों ना मैं अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करूं। टेरिटरी को एक्सपैंड करने के लिए इन्होंने कहा कि ईस्ट में पता था कि मुग़ल एम्पायर का क्या हाल हो रहा था, मुग़ल एम्पायर में गड़बड़ है, ठीक है, नॉट एवरीथिंग इज़ राइट इन मुग़ल एम्पायर। सो कॉन्सिक्वेंटली इनके टेरिटोरियल एम्बिशंस की वजह से जो सेंट्रल अथॉरिटी डिक्लाइन पर चल रही है मुग़ल एम्पायर में, उसकी नॉलेज इनको थी, उस अवेयरनेस के चलते ये अट्रैक्ट हो रहे थे उस तरफ, और उसी के साथ साथ इन्हें पता था कि भारत सोने की चिड़िया है, भारत के पास बेशुमार दौलत है। सो कॉन्सिक्वेंटली ही डिसाइड्स टू एंटर द इंडियन टेरिटरी एंड इन्वेड इंडियन टेरिटरी। इंडियन टेरिटरी में 1738 में प्रवेश कर लेते हैं। 1738 के लेटर हाफ में, अराउंड दिसंबर के आसपास, ये पहुंच जाते हैं लाहौर तक, और लाहौर में बिना किसी रेजिस्टेंस, बिना किसी खास रेजिस्टेंस के ये लाहौर को कैप्चर कर लेते हैं। फॉल ऑफ लाहौर की खबर जब मुग़ल एम्पायर तक पहुंचती है, मुग़ल एम्परर तक पहुंचती है, कौन है इस समय? मोहम्मद शाह रंगीला। तो जब मोहम्मद शाह रंगीला के पास पहुंचती है, पता लगा कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, ठीक है, ये फ्रंटियर स्टेट्स ही होते थे उस समय, लाहौर के साइड जो भी इन्वेडर आते थे वहीं से आते थे।
तो तो यहाँ पर ये डिसाइड करते हैं कि लेट्स प्रिपेयर टू कन्फ्रंट दिस इन्वेडर। अब एक तरफ मुगलों की 2 लाख की सेना तैयार होती है, जिसमें हाथी, घोड़े अ, सारे प्रिपेयर होते हैं, ट्रूप्स बाकायदा, जिसको इन्फेंट्री कहते हैं, कैवलरी घुड़सवार होता है, ठीक है? तोपें भी इन्होंने यूज़ की, आर्टिलरी भी इनकी थी। तो इसको बाकायदा कन्फ्रंट करने के लिए इन्होंने पूरी प्रिपरेशन की। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई। वो प्रॉब्लम ये थी कि क्योंकि ये इंटरनली इतने कमज़ोर हो चुके हैं, मुग़ल एम्पायर इतना वीक हो चुका है इंटरनली, कि यहाँ पे वो नोबल्स जिनको वो अपने ट्रूप्स नोबलाइज़ करके शहंशाह का साथ देना चाहिए था, आपसी मतभेद के चलते वो प्रॉपर्ली यूनाइट नहीं हो पाते हैं। दे कुड नॉट यूनाइट प्रॉपर्ली। और आपको बताया था कि मुग़ल एम्पायर की इतनी ज़्यादा दुर्दशा हो गई थी कि यहाँ पर एक समय पर प्राइमोजेनेचर को ना फॉलो करने की वजह से शहज़ादे आपस में लड़ रहे थे। लेकिन अब नोबल्स भी आपस में लड़ना शुरू हो गए थे, और वो नोबल्स अब यहाँ पर एडिक्वेट सपोर्ट नहीं दे पाए। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मुग़ल एम्परर सब्सिक्वेंटली और ज़्यादा कमज़ोर हो गई। तो 1738 के बाद दिसंबर के आसपास लाहौर तक पहुंच गए। फ़रवरी 1739। अब यार एक चीज़ है, कभी कभार डेट्स में हिस्ट्री में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। तो बैटल ऑफ करनाल का जो सोर्स हम यूजुअली फॉलो करते हैं, वहाँ पर 24 फ़रवरी कहा जाता है 1739, दैट द बैटल ऑफ करनाल टुक प्लेस ऑन 24 फ़रवरी। यहाँ पर जब कन्फ्रंटेशन होती है करनाल में, दोनों सेनाएं आपस में दोनों आमने सामने आ जाती हैं। मुगलों की आर्मी, मुगलों की जो फौज है वो दुगनी है एज कंपेयर टू नादिर शाह। लेकिन नादिर शाह में एम्बिशन है, उनकी फौज में एक एकता है, राइट, यूनिटी है, और प्लानिंग है उनकी कि किस तरीके से हमने मुगल्स को डिफीट करना है। नादिर शाह की जो आर्मी की सबसे बड़े स्ट्रेंथ थी वो थी उनकी गन पावर। गन पाउडर और गन पावर का इस्तेमाल इन्होंने किया। उन्होंने कहा कि इनको रेंज में आने दो। जैसे ही ये रेंज में आते हैं, वहाँ पर इनकी फायरिंग शुरू हो जाती है। रैपिड फायरिंग इनकी शुरू हो जाती है, और जो इतने बड़े बड़े हाथी थे, दे वे सो ईजी टारगेट्स। कितने ही हाथी जो मुगल्स के समय पे बोलते हैं ना कि हाथी बहुत पावरफुल, एक हमारा वॉर मशीन है, कितने ही हाथी ऐसे ढेर हो जाते हैं इनकी रैपिड फायरिंग की वजह से। और बहुत सारे सोल्जर्स को भी वो सेटबैक करता है। ऐसी स्थिति पैदा होती है कि जो चीफ कमांडर्स होते हैं मुगल आर्मी के, उनको टारगेट किया जाता है कि दे लूज देयर लाइफ इन बैटल ऑफ करनाल। कॉन्सिक्वेंटली 2 घंटे के समय में, 2 से 3 घंटे के अंतराल 3 घंटे के अंदर अंदर मुगल आर्मी को राउट कर दिया जाता है, और जो रंगीला है उनको बंदी बना लिया जाता है। तो रंगीला गेट्स कैप्चर्ड। और जो तबाही यहाँ पर बैटल ऑफ करनाल में हुई, इसके ऊपर 2 पोएट्स हैं बहुत फेमस, पोएट मीर एंड सौदा। दे लेमेंट द डिवास्टेशन कॉज्ड बाय नादिर शाह। नादिर शाह ने जो तबाही की है, जो डिवास्टेशन क्रिएट किया करनाल में, और फिर करनाल में रुके नहीं हैंगे। दिस वॉज द डिसाइसिव बैटल। मुगल्स हार गए थे, इन्होंने दिल्ली तक कूच किया। फिर तो करनाल से दिल्ली बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो इन्होंने दिल्ली तक कूच किया और रास्ते में काफ़ी ज़्यादा लूटपाट मचाई, और उसको पोइट्री में इन लोगों ने संजो के रखा, उसको डिस्क्राइब किया। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर नादिर शाह को पता चलता है कि यहाँ पे तो बहुत ही बेशकीमती हीरा है, कोहिनूर लेके बैठे हैं, मुझे दे दो। तो इन्होंने कहा ठीक है भाई रंगीला, आप हमारे पास हैं, यू आर आवर प्रिजनर। अब अगर जान प्यारी है तो जो हम बोलेंगे वैसा करो, ठीक है? तो इन्होंने कहा कि अगर जान प्यारी है, अगर आप रिहा होना चाहते हैं,
तो सबसे पहले तो आप इस वॉर में जो हमारा नुकसान हुआ है, जो हमारे नफ़ा नुकसान हुए हैं, तो नादिर शाह इम्पोज्ड अ हेवी वॉर इंडेमनिटी ऑन रंगीला, ऑन मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है? तो उसको बहुत ज़्यादा पेमेंट देनी पड़ेगी। वॉर डैमेजेस जो हुए हैं, उसकी रेपरेशन देनी पड़ेगी। ये वर्ल्ड हिस्ट्री में भी हम पढ़ते हैं, वर्ल्ड वॉर 1 में भी हम पढ़ते हैं कि जर्मनी बड़ा ही चीटेड सा फ़ील किया, और हिटलर के राइज़ में भी हिटलर को भी जो एक तरीके से पेन हुआ, ही वाज़ अ सोल्जर, है ना? तो वर्ल्ड वॉर 1 में जब फाइनली ट्रीटी साइन हो रही थी, तो जर्मनी का काफ़ी बुरा हाल हुआ था। तो वही बदला लेने के लिए उन्होंने कहा कि जर्मनी को बिल्ड बैक करना है। इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 हुई। ख़ैर वो कहानी बाद में, वो वर्ल्ड हिस्ट्री की कहानी है। अब यहाँ पर क्या होता है, व्हाट इज़ हैपनिंग हियर इज़, क्योंकि अब रंगीला को छोड़ना है, मोहम्मद शाह को छोड़ना है, तो बदले में क्या-क्या लिया गया? बहुत ज़्यादा वॉर इंडेमनिटी ली गई, क्योंकि अगर कहा कि आपने इम्पीरियम, इफ़ यू वांट टू मेंटेन योर इम्पीरियम ओवर लैंड, यानी कि अगर अगर आपको अपनी शहंशाही बनाए रखना चाहते हो, ठीक है? तो आप हमें पैसे दो। इसी के साथ कई सारे प्रोविंसेस हैं जो मुगल एम्पायर के, टू द वेस्ट ऑफ रिवर इंडस। तो इंडस रिवर के वेस्ट के साइड जितने प्रोविंसेस हैं, ये कहा कि ये पर्शिया के हैं, ये आपके नहीं हैं। तो हम जब मैप देखेंगे, इंडस रिवर को जब हम देखेंगे, तो वो पाकिस्तान से गुजरती है, और उसके वेस्ट में लगभग आज के डेट में काफ़ी सारा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये पर्शिया के पास चला गया। और जब वो रीजन पर्शिया के पास चला गया, मुगल्स के पास वहाँ पे अथॉरिटी नहीं है, ऑब्वियसली अपनी ट्रूप्स की प्रेजेंस वहाँ पे नहीं मेंटेन कर सकते। इस चीज़ ने मुगल्स के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को एक्सपोज कर दिया अगली इन्वेजन के लिए। ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ा टेरिटोरियल सेटबैक जो है वो था। इसी के साथ-साथ इन्होंने इतनी लूट मचाई कि नादिर शाह को अगले 3 सालों तक अपनी ही रियासत में टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इन्होंने इतनी लूट मचाई। तो यहाँ पे इन्होंने कोहिनूर डायमंड को ले लिया, और जो फ़ेमस पीकॉक थ्रोन थी, ये भी साथ ले गए। तो नादिर शाह इन्वेजन में ये 2 बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें अपने साथ ले जाते हैं, राइट? तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? अब फाइनली नादिर शाह की इन्वेजन के कॉन्सिक्वेंसेस ये थे कि एक बहुत बड़ी टेरिटरी वो लूज़ कर जाते हैं। इस टेरिटरी के जाने से जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है वो एक्सपोज़ हो जाता है। तो अगली इन्वेजन का एक थ्रेट, बहुत बड़ा थ्रेट, वो एक्सपोज़ हो जाता है। रॉयल ट्रेज़री का इतना सारा नुकसान हो जाता है। कोहिनूर चला गया, पीकॉक थ्रोन चली गई। इतने ज़्यादा बड़े वॉर डैमेजेस लगा दिए, है ना? तो जो मुगल्स की हिडन वीकनेस थी, वो पता तो थी काफ़ी लोगों को, बट अब वो एकदम से बहुत बढ़ चढ़ के एक्सपोज़ हो गई कि ये फॉरेन कंपनीज़ भी देखने लगी कि इनकी एक्चुअल सिचुएशन है क्या। लेकिन अभी भी इतने वीक नहीं हुए कि ज़्यादा पंगा ले सकें, एटलीस्ट फॉरेन कंपनीज़ नहीं ले सकती, बट हाँ, ये कंप्लीटली एक्सपोज़ हो चुके और बैटल हार गए। तो जो बैटल ऑफ करनाल थी, जो कि एक बहुत ही डिसाइसिव बैटल थी, उसको ये हार गए। बहुत ही शर्मिंदा होना पड़ा इन्हें। इसी के साथ-साथ होता क्या है कि जो रॉयल ट्रेज़री चली गई, तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास सैलरी देने के लिए नोबल्स और मनसब्स को, जो हमने पिछले सेशन में देखा था कि मनसबदारी क्या होती है, उनको सैलरी देने के लिए पैसे नहीं थे। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जहाँ पर जिन मनसब को कैश पेमेंट नहीं होती, उनको दी जाती थी जगीर सॉरी। तो जगीर दी जाती थी, जगीर का मतलब लैंड। अब ये लैंड मनसब को दे दिया गया, और इस लैंड से निकल रहा है रेवेन्यू। उसको कहा जाता था कि जितनी सैलरी के लिए आप एंटाइटल्ड हो, उतनी सैलरी अपने पास रख दो, और जो सरप्लस है
वो एम्परर को देना, यानी कि सेंट्रल रॉयल ट्रेजरी में वो पैसा जाएगा। अब जब रॉयल ट्रेजरी के पास है ही नहीं सैलरी देने को, तो वो क्या जागीर ही देनी पड़ेगी, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंटली क्या हुआ कि जागीर को लेकर बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई। हर जागीर कहता था, हर मनसब कहता था कि मुझे बेस्ट जागीर मिले, बेस्ट लैंड मिले, जो फर्टाइल जागीर हो वो मिले, जिससे मैक्सिमम रेवेन्यू आए। मैं इसमें थोड़ी सी मैनिपुलेशन करके कम कर दूंगा और अपने पास ज़्यादा रखूंगा और सेंट्रल अथॉरिटी में कम जाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ जिनके पास और भी ज़मीनें या जागीर थी, जो ज़मींदार थे, उन्होंने किसानों के ऊपर में बहुत ज़्यादा बोझ डालना शुरू किया, क्योंकि रॉयल ट्रेजरी ख़त्म हो चुकी थी। तो अल्टीमेट जो ब्रंट ऑफ दैट बर्डन वाज फेल्ट बाय द पीजेंट्स, राइट। तो इन प्रॉब्लम्स की वजह से मुगल एम्पायर बहुत बुरी तरह अब आगे डिसइंटीग्रेट होने की कगार पर पहुंच चुका है। अब इसके बाद क्या होता है, आफ्टर दिस एपिसोड few years pass, and after that, and then around 1748 के आसपास what happens कि नादिर शाह, इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद पर्शिया में एक ग्रुप होता है, इट इज़ असेंबली ऑफ लीडर्स, दैट ग्रुप इज कॉल्ड जिरगा, एन असेंबली ऑफ लीडर्स। दिस असेंबली ऑफ लीडर्स ऑल्सो नोन एज जिरगा, ये एक टर्म है, ये हम सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में टर्म्स के ऊपर पर्टिकुलरली हिस्ट्री में सवाल पूछे जाते हैं। सो अ क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड लाइक दिस कि जिरगा ऑफन सीन इन मिडीवल हिस्ट्री इज रिलेटेड टू, या इन कॉन्टेक्स्ट टू मिडीवल हिस्ट्री, व्हाट इज द टर्म जिरगा। तो ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है, याद रखना ज़रूरी है। तो असेंबली ऑफ लीडर्स को जिरगा कहते हैं। अब असेंबली ऑफ लीडर्स ने ये डिसाइड किया कि हम अहमद शाह अब्दाली, जो तुरानी डायनेस्टी के अहमद शाह अब्दाली हैं, इनको पर्शिया का एम्परर बनाएंगे। ये पर्शिया के एम्परर बन जाते हैं और दुरानी डायनेस्टी बेसिकली इनसे शुरू हो जाती है, ठीक है। तो 1748 से लेकर 1767 के बीच ये भारत को 8 बार इन्वेड करते हैं। इनकी सबसे पहली इन्वेजन 1748 में होती है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखो अभी तक ये जो मोहम्मद शाह रंगीला था, जो ये पकड़े गए थे, इनके बाद जो इनके सक्सेसर्स आएंगे, व्हेन रंगीला पासेस अवे, तभी इनके सक्सेसर्स आएंगे। अब इनके पास अवे होने से एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो ऐसा था कि सैयद ब्रदर्स को मरवाने में 2 लोगों का हाथ था, निज़ामुल मुल्क और मोहम्मद आमीन खान। मोहम्मद आमीन खान का एक सुपुत्र था, वो सुपुत्र था कमरुद्दीन खान। तो कमरुद्दीन खान was son of मोहम्मद आमीन खान and a very good friend of रंगीला, that is मोहम्मद शाह, and a very loyal सूबेदार of मोहम्मद शाह, ठीक है। तो 1748 में जब पहली बार अहमद शाह अब्दाली इन्वेड करते हैं इंडिया में, तो उनकी पहली जो इन्वेजन थी वो इतनी सक्सेसफुल नहीं होती है। मुगल फोर्सेस के साथ इनका आमना सामना होता है इन बैटल ऑफ मणिपुर में। तो मुगल फोर्सेस के साथ इनका आमना सामना होता है। ये मणिपुर आज के डेट में पटियाला के पास एक जगह है, ये वहाँ पे उस रीजन को एग्जिस्ट करता था, मणिपुर वाला जो एरिया है। तो यहाँ पर बैटल होती है और कमरुद्दीन खान क्या होता है कि एक तोप का गोला कमरुद्दीन खान को ध्वस्त कर देता है। ये खबर मोहम्मद शाह तक पहुँचती है और मोहम्मद शाह इतने शौक में चले जाते हैं कि कई दिन तक वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं, ठीक है। खाना पीना छोड़ देते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंड अल्टीमेटली ही डाइड इन ग्रीफ। इतनी अच्छी फ्रेंडशिप थी उनकी कि दुख में उन्होंने अपनी जान गंवा दी।
तो 26 अप्रैल 1748 को मोहम्मद शाह, एज पर मेनी सोर्सेस, ही डाइड। तो ये तो नादिर शाह, सॉरी, अहमद शाह अब्दाली की फर्स्ट इन्वेशन और रंगीला की डेथ की कहानी है। अब आगे क्या होता है कि 1748 से लेके 1767 तक इन्होंने इतनी इन्वेजन की कि जब ये चौथा इन्वेजन करने आएंगे, विच हैपेंड इन 1761, दैट वाज ड्यूरिंग बैटल ऑफ पानीपत। इनकी बैटल को इनकी इन्वेजन को रेजिस्ट करने के लिए, क्योंकि पता था कि इस बार इनकी इन्वेजन बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग होने वाली है, तो मराठास, जैसा कि हमने पानीपत मूवी में भी देखा है, ऑल्दो वो मूवी इतनी अच्छे से बनी नहीं है, बट चलो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन फिर भी ले सकते हैं। तो उस समय पर क्या है कि मराठास ट्राइड टू मेक they tried to forge an alliance to resist his fourth invasion, but ultimately what happened कि ये एक डिसाइसिव इन्वेजन बन जाती है। इसमें मराठास को लगता है एक सेटबैक, हालांकि वो अपना राजपाट तो नहीं खोते, दे स्टिल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट एज द रीजनल पावर्स, बट यस, बहुत बड़ा लॉस उन्हें होता है, बहुत बड़ा लॉस ऑफ ट्रेजरी होता है, एंड मराठास को काफ़ी वीक हो जाते हैं। इसी वजह से 1761 में ये होता है, इसी वजह से 1775 ऑनवर्ड्स एंग्लो मराठा वॉर्स भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो अंग्रेज़ ये भी देख रहे हैं कि हार गए थे ये वॉर, ठीक है, ये बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ये हार गए थे, इनकी हालत कमज़ोर हो रही है, और सही समय देखकर, और बीच में 1764 में अंग्रेज़ों ने भी बैटल ऑफ बक्सर करके अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग की, और उसके बाद एंग्लो मराठा वॉर्स जो है वो स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि मराठास जो हैं वो उस समय पे बहुत ही फॉर्मिडेबल पावर थी, अंग्रेज़ सोच भी नहीं सकते थे उनसे पंगा लेने का, सो दे वेटेड फॉर द राइट टाइम, फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी टू अटैक, ठीक है। तो अहमद शाह अब्दाली का ये आउटकम था कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि वैसे तो ये मिडीवल हिस्ट्री में हम डिटेल में पढ़ते हैं, जब मराठास कवर करते हैं तो बहुत डिटेल में हम ये बैटल ऑफ पानीपत को कवर करते हैं कि क्या फैक्टर्स थे, इतनी सारी बैटल्स पानीपत में ही क्यों हुई, ये भी कवर होती है मिडीवल इंडिया में। अब यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन है कि जब ये बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, तो मराठा के कोलिशन ने अहमद शाह की अब्दाली की कोलिशन हुई मराठा फोर्सेस की। तो मराठा की पार्टी में कौन थे? रोहिला अफगान, इनमें उनके सरदार थे नाजिब उद्दौला, दोआब के सरदार, और शुजा उद्दौला, ये अवध के नवाब थे, इन्होंने इनका साथ दिया, ठीक है, और यहाँ पर अहमद शाह जीत गए थे। अब इनके बाद जब रंगीला की डेथ हो जाती है, मोहम्मद शाह रंगीला की डेथ हो जाती है इन 1748, उनके बेटे अहमद शाह बहादुर, अब इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अहमद शाह टुक ओवर द मुगल एम्पायर। नो, ऐसा नहीं है, वो अहमद शाह अब्दाली हैं, दुरानी डायनेस्टी को बिलोंग करता है, ये तिमुरिद हैं, बहुत काफ़ी बुक्स में तिमुरिद इनको कहा गया है, तो ये अहमद शाह बहादुर हैं, ये तिमुरिद डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। तो इनका पूरा नाम है अहमद शाह बहादुर। इन्होंने अपने पिता को सक्सीड किया 1748 में, जब उनका देहांत हुआ। एडमिनिस्ट्रेटिवली कमज़ोर थे, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, और कॉन्सिक्वेंटली एक नोबल वज़ीर इमादुल मुल्क उनके लिए जगह बन गई। अब ये हमेशा होता है जब भी राजा, आज की डेट में अगर डेमोक्रेसी की बात करें, अगर प्राइम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस कमज़ोर हो, तो नोबल्स आज की डेट में कौन है? ब्यूरोक्रेट्स, तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो जो 90s का दौर था,
जब कोalition गवर्नमेंट्स बनती थी, 3-3 महीने की सरकार गिर रही हैं, फिर बन रही हैं, फिर गिर रही हैं। वो समय जो था, मतलब उस समय आईएएस ऑफिसर्स की बिल्कुल मौज थी, क्योंकि असली पावर उनके पास थी। बिकॉज़ ऑफ पॉलिटिशियंस, द पॉलिटिकल अथॉरिटी दैट वाज़ नॉट परमानेंट, बट द आईएएस पावर, ऑफ कोर्स, दे वेर मोस्ट पावरफुल। सो उस समय के जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, दे बिल्ट एनॉर्मस पावर, और बहुत एक कठिन दौर से अच्छे आईएएस ऑफिसर्स ने हमारे इंडिया को उस कठिन दौर से बाहर भी निकालने की कोशिश की। ठीक है? तो यहाँ पर भी वही है, सेंट्रल अथॉरिटी कमज़ोर होके बैठी है, और एक नोबल, एक वज़ीर, इमादुल मुल्क, ये पानीपत जो मूवी थी, मनीष बहल जिसमें छत्रपति बनाए थे, अर्जुन कपूर भी थे उसमें, कृति सेनन, तो इमादुल मुल्क उसमें भी दिखाया हुआ है। तो इमादुल मुल्क एक वज़ीर वहाँ पे एक पावर में आ जाते हैं। ये क्या करते हैं कि क्योंकि अब इनको अथॉरिटी चाहिए, पावर चाहिए, तो व्हाट ही डज़ इज़ he blinds Ahmad Shah along with his mother in 1754, और इनको जेल में भेज देता है, प्रिजन में भेज देता है, और आगे जाकर लगभग 20-21 साल बाद इनका देहांत हो जाता है। किसका? अहमद शाह बहादुर का। तो 1754 में इनको हटा के, डिपोज करके, आलमगीर टू को ये एम्परर बना देते हैं। ठीक है? तो जहांदर शाह के एक और बेटे हैं, आलमगीर टू। अहमद शाह के बाद आलमगीर टू जो हैं वो सक्सीड करते हैं। ही इज मेड द मुगल एम्परर। नाउ डी फैक्टो पावर अभी भी इमादुल मुल्क के बीच में है, उन्हीं के हाथ में है। अब ऑब्वियसली जब डी फैक्टो पावर एक नोबल के पास है और शहनशाह कोई और है, तो आपस में दोनों का पावर स्ट्रगल तो होना ही है। उस पावर स्ट्रगल के चलते इमादुल मुल्क इनका मर्डर कर देता है इन 1759, और ये बात मराठास तक पहुंचती है, और इस समय पर मराठास एक्चुअली इमादुल मुल्क के सपोर्ट कर रहे होते हैं उसको, और जो मुगल्स हैं वो ट्रिब्यूटरी स्टेट बन जाते हैं मराठास का। अब उनको, अब ये जो चौथ और सरदेशमुखी के टैक्स है ना, तो चौथ देते थे ये, तो ट्रिब्यूटरी स्टेट यहाँ पे मुगल्स, मराठा के बन गए। तो इतना ज़्यादा बुरा हाल इनका हो चुका है मुगल्स का। तो जब ये खबर पहुँचती है, मराठाज वेर नॉट हैप्पी विद इमादुल मुल्क, एंड इमादुल मुल्क फटाफट से उसके बाद अपना बंदा मिटाने की कोशिश करता है गद्दी पर। तो शाहजहां 3, आलमगीर 2 के असैसिनेशन के बाद शाहजहां 3 जो हैं वो एम्परर बन जाते हैं। इसको फटाफट से इमादुल मुल्क ने स्टैब्लिश किया एज मुगल, बट देन ही वॉज डिपोज्ड बाय मराठास। बहुत थोड़ी देर के लिए गद्दी पे रहते हैं, और इसके बाद मराठास इमीडिएटली कहते हैं कि नो, शाहजहां 3 विल नॉट फिट। उसके बाद कॉन्सिक्वेंटली शाह आलम 2 वो जो है वो अगले एम्परर बनते हैं। इनको अली गौहर के नाम से भी जाना जाता है। शाह आलम 2 या अली गौहर एक ही व्यक्ति हैं, ये सक्सीड करते हैं। तो 1759 में ये आते हैं। तो हमने देखा कि 1754 में अहमद शाह बहादुर जो हैं वो जाते हैं, और आलमगीर 2 आते हैं। 1759 में आलमगीर 2 का मर्डर कर दिया जाता है, और फिर 1759 में ही शाहजहां 3 आते हैं, जिनका पीरियड काफ़ी छोटा होता है। इसके बाद शाह आलम 2 आते हैं, जो कि आपके आलमगीर 2 के बेटे थे। इनको अली गौहर भी कहा जाता है। तो ये क्रोनोलॉजी चल रही है, राइट? तो ही वॉज वन ऑफ द सन ऑफ आलमगीर 2, एंड शाह आलम 2 ने 1759 में गद्दी संभालते हैं। इनमें थोड़ी सी एबिलिटी होती है। शाह आलम 2 में एक्चुअली करेज और एबिलिटी होती है। इस बात का प्रमाण हमें यहाँ से भी मिलता है कि बैटल ऑफ बक्सर, उसमें इन्होंने एक चेष्टा की कि जो अंग्रेज़ हैं ये ज़्यादा उछल रहे हैं, इनको एक फॉर्मिडेबल रेजिस्टेंस दी जाए,
इनको भारत से खदेड़ा जाए। ये पूरी कहानी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में, लेकिन अभी थोड़ा-सा ब्रीफ में हम इनको देख रहे हैं। तो बैटल ऑफ बक्सर के समय पर शाह आलम 2 ही थे जिन्होंने युद्ध किया था। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि इनमें करेज तो था, लेकिन इनके इस करेज से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि मुग़ल शासन इस समय पर वो पूरी तरीके से वीक हो चुका था, डिटोरिएट हो चुका था। ठीक है? और शाह आलम 2 के ही समय पर कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए इंडिया में, जिसने कि यूरोपियन पावर्स को एक झलक देनी शुरू की कि इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी है एंड दे कैन फिल दैट पावर वैक्यूम। ठीक है? तो बैटल ऑफ पानीपत शाह आलम 2 के समय पर हुई। बैटल ऑफ बक्सर भी शाह आलम 2 के समय पर हुई। इसके बाद 1788 में एक गुलाम कादिर नाम का एक व्यक्ति होता है, ये शाह आलम 2 को उनकी आँखों को अटैक कर देता है। ही ब्लाइंडेड शाह आलम 2 इन 1788 एंड यहाँ पर शाह आलम 2 बेसिकली बहुत ज़्यादा अब अपना शासन नहीं चला पाएंगे। ठीक है? तो पेंशनर बन जाते हैं ये, शाह आलम 2 बिकम्स अ पेंशनर। और ब्रिटिश क्या करते हैं, बैटल ऑफ बक्सर में हराने के बाद अगर ये चाहते तो शाह आलम 2 को हटा सकते थे, लेकिन उस समय पर जब हम एडवेंट ऑफ यूरोपियंस करेंगे प्रॉपरली, तो बैटल ऑफ बक्सर के कॉन्सिक्वेंसेस जब हम देखेंगे, उसमें से एक कॉन्सिक्वेंस ये है कि शाह आलम 2 पेंशनर बन जाता है, लेकिन हटाया नहीं जाता उनको। अब उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि अगर ये शाह आलम 2 को हटा दें, तो इंग्लैंड में गूंज उठेगी कि एक प्राइवेट कंपनी दूसरे देश में जाके उनकी सरकार को हटाती है और खुद पावर में आ जाती है। ठीक है? और दूसरा क्या? और दूसरी जो रीजनल पावर्स हैं, वो आगाह हो सकती हैं और अंग्रेज़ों के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग अलायंस बना सकती हैं। सो दैट इज़ द रीज़न कि शाह आलम 2 को ब्रिटिश ने मुग़ल एम्परर्स की आड़ में अपना शासन चलाना शुरू कर दिया। हैविंग सेड दैट, ये पूरे के पूरे एपिसोड में क्या होता है कि मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन हो चुका है, डिसइंटीग्रेट हो चुका है। बैटल ऑफ बक्सर के बाद ही ये जो इनकी प्रैक्टिकल पावर्स हैं वो अंग्रेज़ों के पास आ चुकी हैं और उनकी आड़ में ये अपना राज चला रहे हैं। शाह आलम 2 के बाद 1806 तक उनका राज चला और बेसिकली 1806 में अकबर 2 को राजा बना दिया जाता है। इनके शासन से जुड़ी हुई सिर्फ कुछ पिन पॉइंट बातें हैं जो हमें याद रखनी है, बिकॉज़ ये इतने इम्पोर्टेंट हैं नहीं कि इनको डिटेल में पढ़ा जाए, अनलाइक अकबर 1 द ग्रेट। तो सबसे पहली चीज़ जो है यहाँ पर अकबर 2 के टाइम की, वो ये है कि राजा राम मोहन रॉय, जिनको हम सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में देखेंगे, उनको राजा का टाइटल इन्होंने दिया। उनको राजा का टाइटल देकर इन्होंने इंग्लैंड में एज एम्बेसडर ऑफ मुगल्स इनको वहाँ पर भेजा। इसी के साथ साथ इनके ही शासन में ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज़्यादा उनकी पंख निकल आई। ठीक है? और इसमें इन्होंने क्या किया कि इन्होंने खुद को सब्जेक्ट ऑफ मुगल एम्परर कहना बंद कर दिया कि हम आपके सब्जेक्ट्स नहीं हैं। इसी के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी जो कॉइन्स मुगल शासन या मुगल एम्परर्स के नाम पे इशू करती थी, वो इन्होंने इशू करना बंद कर दिया। अकबर 2 ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट करने के लिए फूल वालों की सैर, ये एक फेस्टिवल है, वो उसको शुरू किया था। इनकी जब मृत्यु हुई तो 13th सेंचुरी के एक सूफी सेंट हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये इन्हीं के नाम पे कुतुब मीनार को इस्टेब्लिश किया गया। ये मिडीवल इंडिया में हम देखेंगे। तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक को हम कवर करते हैं तो इनको भी हम देखेंगे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को।
तो इनकी कब्र के साथ ही अकबर टू की कब्र मौजूद है महरौली में, गुड़गांव और दिल्ली के पास ये पड़ जाता है। ठीक है, इनके बाद आते हैं बहादुर शाह टू, यानी कि बहादुर शाह जफ़र। तो 62 इयर्स की एज में ये मुगल एम्परर बनते हैं। प्रैक्टिकली ही वाज मेरली अ पेंशनर, एज सच कोई पावर, कोई अथॉरिटी इन पे थी नहीं। लेकिन मुगल्स की, क्योंकि कन्वेंशनली वो एक सेंट्रल अथॉरिटी रहे थे, इसलिए जब हम आगे 1857 का रिवोल्ट देखेंगे, तब 1857 रिवोल्ट के जो क्रांतिकारी थे, उसमें बहादुर शाह टू, बहादुर शाह जफ़र को अपना लीडर चुना। इसके रीजंस क्या थे, इनको एज लीडर क्यों चुना 1857 क्रांतिकारियों ने, वो हम उसी टॉपिक में देखेंगे, उसी समय पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस पूरे एपिसोड में बहादुर शाह जफ़र को एज एम्परर चूज किया गया था। तो कॉन्सिक्वेंटली अंग्रेज़ों ने इनके ऊपर मुकदमा चलाया। 27 जनवरी 1858 में रेड फोर्ट में इनके ऊपर मुकदमा शुरू हुआ। इन पे रिबेलियन के चार्जेस लगाए गए, ट्रेजन के चार्जेस लगाए गए, मर्डर के चार्जेस लगाए गए और इनको गिल्टी माना गया। चार्जेस थे बगावत के, गद्दारी के और मर्डर के। तो 62 साल की उम्र में इन पे ऐसे चार्जेस जो है वो लगाए गए। तो 62 साल की उम्र में इनको भेज दिया गया रंगून, नजरबंद, यानी कि एग्जाइल, वनवास में। वहाँ पे एग्जाइल इनको भेज दिया गया और पूरी उम्र फिर उन्होंने वहीं पे, जब तक उनकी डेथ नहीं हुई, 1862 में इनकी डेथ होती है, तो ये रंगून में ही थे उसके बाद। चलिए, अब हम समझेंगे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। तो जो डिक्लाइन के पीछे कुछ दिग्गज हिस्टोरियंस ने अपना व्यू पॉइंट दिया है। इसमें कुछ जाने माने नाम आते हैं, जैसे कि सर जादूनाथ सरकार, जिन्होंने औरंगज़ेब के राज में कोई गलतियों को प्राइम रीज़न माना है फॉर द डिक्लाइन। इसके बाद डॉक्टर इरफान हबीब, इन्होंने अग्रेरियन क्राइसिस को दोष दिया है। फिर सतीश चंद्र कहते हैं जागीरदारी क्राइसिस वाज द रीजन। आपस में लिंक्ड हैंगे वैसे। इसके बाद मोहम्मद अतर अली, इन्होंने टेक्नोलॉजिकल क्राइसिस को दोष दिया है। और शिरीन मुसवी, इन्होंने मॉनेटरी क्राइसिस को दोष दिया है। औरंगज़ेब के समय पर, क्योंकि औरंगज़ेब की पॉलिसीज़ ऐसी थी इनटॉलरेंट, तो उसने कहीं ना कहीं मुग़ल सल्तनत के दुश्मन बहुत बना दिए। एंड कॉन्सिक्वेंटली, क्योंकि उनके सक्सेसर्स काफ़ी वीक थे, तो वो उन दुश्मनों के साथ डील करने में इतने सक्षम नहीं थे और इतना बड़ा एम्पायर संभल नहीं पाया, कंसोलिडेट नहीं रहा। ये सारी चीज़ें हम मिडिवल हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, हमने पिछले सेशन में भी ये देखा है। तो ये बेसिकली जादूनाथ सरकार का व्यू पॉइंट है। अच्छा, इस साल के जो प्रीलिम्स का पेपर था यूपीएससी का 2023 का, उसमें हमने देखा कि हिस्टोरियन पर्सपेक्टिव पे सवाल पूछे जा रहे हैं हिस्ट्री में। तो मैच द फॉलोइंग टाइप का सवाल एक पूछा जा सकता है कि जादूनाथ सरकार की जो पर्सपेक्टिव है वो किस पर्सपेक्टिव से कनेक्टेड है डिक्लाइन ऑफ मुगल्स में। तो वो रेन ऑफ औरंगजेब से कनेक्टेड है। ठीक है, तो अगर इनका नाम आपको याद है, जब आप मेंस आंसर राइटिंग करेंगे और इनके नाम अगर आप डालने लगेंगे तो वो आपका एक ब्राउनी पॉइंट माना जाएगा। नेक्स्ट, डॉक्टर इरफान हबीब की अगर हम बात करें तो इन्होंने अग्रेरियन क्राइसिस को दोष दिया। इन्होंने ये कहा कि जो लैंड रेवेन्यू का बर्डन था वो बहुत बड़ा रीज़न है। शाहजहाँ के टाइम से ये प्रॉब्लम आ गई थी, बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के चक्कर में काफ़ी खर्चा बढ़ गया था और लैंड रेवेन्यू को जो है 50% कर दिया गया था, 50% ऑफ द प्रोड्यूस। उसके बाद 1660s के आसपास ड्रॉट आया था, जिसकी वजह से इंडियन एग्रीकल्चर काफ़ी अफेक्ट हुआ था, काफ़ी डिटोरिएट हुआ था। इजरा सिस्टम जो था उसमें जो पेजेंट्स बहुत ज़्यादा बर्डन हो गए थे, दैट इज़ ऑल्सो अ मेजर रीज़न। तो जो एक एलिजेंस होती है
आम जनता की अपने सरकार के प्रति वो डिटोरिएट हो गई थी। और फौजदारी पावर्स जो हैं, यानी कि जागीरदारों को फौजदारी पावर्स भी दे दी गई, ठीक है? जिसकी वजह से सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन ही नहीं, इवन लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड चीज़ें भी, पावर्स भी इनके पास आ गई थी। तो बेसिकली पेजेंट्स की एक्सप्लॉयटेशन काफ़ी ज़्यादा होने लग गई। सो दिस वाज अनदर क्राइसिस जिसकी वजह से डिक्लाइन देखा गया। डॉक्टर इरफान हबीब का ये कहना है। सतीश चंद्रा कहते हैं जागीरदारी क्राइसिस वाज द रीज़न। इसके बाद शरीन मौसवी जो है, उन्होंने कहा कि मॉनेटरी क्राइसिस जो है, अ, उन्होंने उसको एक रीज़न दिया। अब इन्होंने क्या कहा? इनका कहना है कि मॉनेटरी क्राइसिस वाज द प्रॉब्लम। इसमें हुआ ये कि जब सिल्वर एक समय पर 18वीं सदी में सिल्वर बहुत ज़्यादा रिज़र्व्स, सिल्वर रिज़र्व्स काफ़ी ज़्यादा मौजूद थे शाही कोष में। तो हुआ क्या कि बहुत ज़्यादा करेंसी सिल्वर की इशू कर दी गई। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा करेंसी जब सर्कुलेशन में आ जाती है तो क्या होता है? इन्फ्लेशन बढ़ती है या घटती है? ये हम समझे हैं इकोनॉमी में कि जब परचेजिंग पावर बढ़ती है, नाउ वी हैव मोर कैपेसिटी टू परचेज समथिंग, उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ जाते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। इस वजह से भी इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मुगल एम्पायर के फाउंडेशन को डिक्लाइन किया, इसने वीक किया काफ़ी। सो दीज वेर द पर्सपेक्टिव्स एंड कुछ और भी रीजंस हैं डिक्लाइन के, जो कि वीक सक्सेसर्स हैं, वो हमने देखा ही। फिर नोबल के इन्फ्लुएंस थे, और फाइनली हम जब ये देखते हैं कि डी फैक्टो पावर इनके पास रहती ही नहीं है, तो कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो है वो इमर्ज करते हैं। तो अब हम समझेंगे, पढ़ेंगे इन इंडिपेंडेंट स्टेट्स के बारे में कि ये कौन सी स्टेट्स थी, कैसे ये इमर्ज होती हैं, और इन्होंने यूरोपियंस के लिए किस तरीके से जगह बनाई टू कम एंड टू कॉन्कर और टू एनेक्स इंडिया। तो 3 मेजर तरीके की स्टेट्स हैं जो हमें देखने को मिलती हैं, सक्सेसर स्टेट्स जो हैं। पहला है सक्सेसर स्टेट्स, दूसरे हैं इंडिपेंडेंट किंगडम्स, एंड थर्ड वंस आर न्यू स्टेट्स, या यू कैन से रिबेलियस स्टेट्स। तो सक्सेसर स्टेट्स जो हैं वो हैं अवध, बंगाल एंड हैदराबाद। तो इन्होंने बेसिकली, दे वे द प्रोविंसेस ऑफ मुगल एम्पायर, ठीक है? और नॉमिनल अथॉरिटी जो है ये मुगल्स को ही मानते थे, लेकिन उनसे अलग होके इन्होंने अपनी रियासतें बना दी, विच वॉज अवध, बंगाल एंड हैदराबाद। ये इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, सक्सेसर स्टेट्स को बिलोंग करते हैं, जो निज़ामुल मुल्क ने बनाई। इसके बाद कई इंडिपेंडेंट किंगडम्स अराइज हो गए, क्योंकि मुगल सोवेर्निटी जो थी कुछ इलाकों में वो डीस्टेबलाइज हो गई थी। तो जो मुगल की ट्रिब्यूटरी स्टेट्स हुआ करते थे, वहाँ पर वो अब उनकी अथॉरिटी रही नहीं, वो डीस्टेबलाइज हो गई। तो इन्होंने, इन इंडिपेंडेंट किंगडम्स ने ये कहा कि अब हम आपको टैक्स देना बंद कर रहे हैं, और ये जो हमारे पास इतना एरिया है इसको हम खुद ही मैनेज करेंगे। तो ये इंडिपेंडेंट किंगडम्स थे। इसके बाद आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि रिबेलियस स्टेट्स, जो कि थे मराठा, सिख एंड जाट स्टेट्स। तो यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं जो फाइनली अंग्रेज़ों से भी लड़ेंगे, और इनफैक्ट सक्सेसर स्टेट्स जो हैं वो भी लड़ते हैं अवध, बंगाल और हैदराबाद से, ठीक है? तो ये हमने इसको देखना है आगे, इसके बारे में हम अगले एपिसोड में हम देखेंगे प्रॉपरली। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे, विश यू ऑल द बेस्ट। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच। And that brings us to the end of this episode. Thanks for joining during the series, and I hope that this series is beneficial for you. As always, thank you for listening to Prepcast. If you enjoy this show, please rate and review on Apple Podcasts, and also like, share, and subscribe onto the GS League YouTube channel. Thank you.